हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। नहीं हो रही? सर हो रही। ओके सर। हाँ जी, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस Yes, सर sir. हो रहा है। क्या नजर आ रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ Classification of क्लाइड colloids. डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान। हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, और मेरा नाम नजर आ हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं जी। कल हमने कोलाइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि कोलाइड्स क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से किस तरह वो डिफरेंट हैं, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आज हमने उनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि कोलाइड्स बजाते खुद कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, या उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और किन बेसिस पे कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास जिस बेस पे हम कोलाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, सबसे पहली बेस अपीयरेंस है। अपीयरेंस के कोलाइड देखने में कैसे है। अब कोलाइड की ना आगे क्लासेस है, वो क्लासेस आज हम डिटेल से अभी पढ़ने लगे हैं। मैंने कहा कि देखने के लिहाज से कोलाइड दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो ये चले उनको डिटेल बाद में हम देखेंगे। दूसरी बेस जो है अपीयरेंस के बाद, दूसरी इंटरेक्शन ऑफ फेजेस है। मैंने आपको बताया था कि कोलाइड्स के अंदर दो फेजेस कंपलसरी हैं। कौन कौन सी? डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। जो सॉल्यूशन के केस में हम जिसे सोल्यूट और सॉल्वेंट कहते थे, लेकिन कोलाइड्स के लिए हम टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। तो उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, उसकी बेस पे भी हम क्लासिफाई करेंगे कोलाइड्स को। तीसरी जो क्लासिफिकेशन की बेस है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज के हवाले से कितनी किस्म के कोलाइड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। और चौथा स्ट्रक्चर कैसा है। पांचवा हमारे पास शेप कैसी है। और छठा केमिकल कंपोजिशन है। सातवें नंबर पे नेचर ऑफ फेजेस है। तो अभी हम इनकी डिटेल वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले हमारे पास अपीयरेंस है। तो अपीयरेंस के लिहाज से हमारे पास जो कोलाइड्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक सोल और दूसरे जेल। सोल कब कहेंगे और जेल कब कहेंगे? अगर देखने में हमें जो कोलाइड है, कोलाइड आपको मालूम है कि हम कह रहे हैं कि जब किसी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर हम डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो इजीली डिफ्यूज नहीं हुआ, और क्या हुआ कि उसकी डिफ्यूजन भी स्लो हुई, और फिर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास आउट भी नहीं कर सका। और उसकी जो पार्टिकल साइज की रेंज है वो कल मैंने आपको बताई थी कि 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक रेंज बताई थी। अगर उस रेंज में एग्जिस्ट होने वाले कोई भी हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा, तो देखने के लिहाज से या तो वो हमें फ्लूइड टाइप नजर आ रहा होगा। फ्लूइड टाइप का मतलब ये है कि जिस तरह लिक्विड के अंदर कोई चीज डिजॉल्व करने की कोशिश की गई हो, तो वो लिक्विड टाइप या फ्लूइड टाइप नजर आ रहा होगा। दूसरा जो देखने के लिहाज से है वो जेलीज जैसे हैं, जेल्स हैं, सेमी सॉलिड लाइक, यानी इस किस्म का स्ट्रक्चर होगा। तो अगर फ्लूइड टाइप हो तो हम उन्हें सोल बोलेंगे, जबकि सेमी सॉलिड अगर अपीयरेंस हो तो हम उन्हें जेल्स बोलेंगे। ये जिस तरह हमारे पास जेलीज हैं, पुडिंग्स हैं, कस्टर्ड वगैरह है, इस तरह ये जेलीज हैं, जेल्स हैं। जबकि सोल फ्लूइड के तौर पे आप कोई सा सब्सटेंस दूसरे में डिफ्यूज करने की कोशिश करें, जिस तरह कल मैंने एक पिक्चर दिखाई थी कि सॉल्यूशन और कोलाइड में हम कोई आम नेकेड आई से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बाज औकात, तो देखने में वो फ्लूइड ही नजर आ रहा होगा। हमारे पास वो जो फ्लूइड या जो लिक्विड जिसके अंदर हम कोई सब्सटेंस डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जो डिस्पर्स हुआ है, अगर डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास लिक्विड हो और डिस्पर्स होने वाली चीज हमारे पास जो भी कोई सॉलिड मटेरियल हो,
सपोज तो मैं कह रहा हूँ कि फिर हमारे पास वैरायटी है कि डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है। अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो तो फिर बनने वाले सोल को हम हाइड्रोसोल कहेंगे। और अगर कोई अल्कोहल में हमने डिस्पर्स करवाए हैं पार्टिकल्स तो फिर हम उन्हें एल्कोसोल्स कहेंगे। इसी तरह अगर कोई बेंजीन में करवाए हैं तो बेंजोसोल कहेंगे। लेकिन ओवरऑल हाइड्रोसोल हो, एल्कोसोल हो, बेंजोसोल हो, कोई सा भी देखने के लिहाज से अपीयरेंस वाइज अगर वो फ्लूइड टाइप नजर आ रहा है तो उसे हम सोल ही बोलेंगे। जबकि सॉलिड लाइक या सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर अगर अपेयर हो तो फिर हम उन्हें जेल्स बोलेंगे। अपीयरेंस की बेस पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ इसमें एक पॉइंट ये भी है कि बाज औकात हमारे पास कोई मटेरियल जो कोलाइड है वो सॉलिड और जेल दोनों के तौर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन या टेम्परेचर कैसा है। कंसंट्रेशन मींस कि आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ, जो सोल का मैंने लेबल किया हुआ है, इसमें ये जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो रेड वाले स्पॉट हैं, ये ब्लूइश लिक्विड के अंदर कंटिन्यूस फेज इसमें ब्लू है, यानी हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम ब्लू है। तो ब्लू के अंदर जो रेड स्पॉट हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज है, वो थोड़े हैं। और ऐसे ही आप इमेजिन कर लें कि इसकी कंसंट्रेशन यानी एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड, ये जो जेल मैंने जिसे लेबल किया है उसके लिहाज से कम है। तो अगर ये पार्टिकल ज्यादा होते जाएं तो ये बाज़ औक़ात इधर अंदर ही अंदर नेटवर्क सा बना लेते हैं और इसका अपीयरेंस नेटवर्क की वजह से थोड़ी सेमी सॉलिड हो जाती है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि बाज़ औक़ात कोई सोल्स जो हैं वो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, सोल से जेल में, जेल से सोल में। सपोज अगर मैं इसमें डिस्पर्शन मीडियम की अमाउंट बढ़ा दूं, नहीं इधर नहीं है, डिस्पर्शन मीडियम अगर इधर बढ़ा दें जेल में तो ये वापस सोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसमें मैं अमाउंट बढ़ा दूं इसी वॉल्यूम में जो मेरे पास ये पार्टिकल डिस्पर्स हुए हैं, तो ये जेल की फॉर्म में आ सकता है, ये डेंस होने की वजह से, कंसंट्रेटेड होने की वजह से। या फिर दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि अगर टेम्परेचर बेस्ड कोई डिफ्यूजन हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मे बी कि ये जेल का नेटवर्क टूट के सोल में कन्वर्ट हो जाए। और जिस तरह यानी कोई हमारे पास सॉलिड मटेरियल मेल्ट हो जाता है, तो इसी तरह अगर इसको कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो फिर क्या होगा, ये सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर दोबारा से अपेयर हो सकता है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर से या कंसंट्रेशन से ये इंटर कन्वर्टेबल है। बाज़ औक़ात ऐसे ही हिला देने से ये जेल जो ऐसे आपको सेमी सॉलिड नजर आ रही है, इसको अगर आप हिला दें, शेक कर दें, विगरस शेकिंग हो, तो फिर भी ये सोल की फॉर्म में आ सकता है। ये वाली चीज कि जिसमें सोल जेल में और जेल सोल में कन्वर्ट हो सकता हो, इस इंटर कन्वर्जन ऑफ सोल एंड जेल के फिनोमिना को आप थिक्सोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, कि ये थिक्सोट्रॉपी है। और ये जो थिक्सोट्रॉपी जिन मटेरियल में एग्जिस्ट करे, जिन जेल्स में या जिन सोल्स में, उन्हें आप थिक्सोट्रॉपिक जेल्स या थिक्सोट्रॉपिक सोल्स बोलते हैं। तो अपीयरेंस के लिहाज से मैंने आपको इसकी क्लासिफिकेशन बता दी। नेक्स्ट जी, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास क्लासिफिकेशन की बेस है वो है इंटरेक्शन ऑफ टू फेजेस, कि हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज आपस में कैसी इंटरेक्शन रखते हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों की इंटरेक्शन आपस में बहुत अच्छी हो, वो एक दूसरे को लाइक कर रहे हो, आपस में इंटरेक्शन डेवलप करना चाह रहे हो। यानी कुछ आपको पता है लिक्विड्स या कुछ जो सॉल्वेंट्स हैं वो सोल्यूट को अगर सोल्यूशन के केस में देखें तो इजीली डिजॉल्व होने देते हैं और कुछ नहीं होने देते, यानी सोलबिलिटी जो आप इसी तरह कोलाइड्स में कुछ मटेरियल्स को डिस्पर्शन मीडियम अपने अंदर डिस्पर्स इजीली होने देता है। ऐसे इंटरेक्शन को हम कहेंगे कि ये लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, लायोफिलिसिटी है। तो ऐसे कोलाइड्स लायोफिलिक कोलाइड्स कहलाएंगे या नेचुरल कोलाइड्स कहलाएंगे, कि ये तो नेचुरली बन गए, इजीली बन गए। जैसा कि आप अगर कोई घर पे जाके देखें, स्टार्च को पानी में मिक्स करें तो और लेस कुछ ना कुछ उसके अंदर डिस्पर्स हो जाती है, कुछ पार्ट आप फिर जब उसको हीट करते हैं तो हो जाता है। और इसी तरह प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को आप करें तो ये इस पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कोलाइड्स
कोलाइडल रेंज में उनका कॉम्बिनेशन आ जाता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम का। तो ऐसे इंटरेक्शन वाले कोलाइड्स को कि जिसमें दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे हो, इजीली डिस्पर्शन हो रही हो, हम कहेंगे कि ये लायोफिलिक या नेचुरल कोलाइड्स हैं। ऑन दी अदर हैंड वो वाले डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेजेस, वो वाले मटेरियल जो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, दे आर नॉट लाइकिंग ईच अदर बट दे हेट ईच अदर। आपको पता है सॉल्वेंट लाइकिंग या सॉल्वेंट हेटिंग, इसी वजह से हम लायोफिलिक या लायोफोबिक की टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाते थे। तो इसमें भी कोलाइड में भी सिर्फ पार्टिकल का साइज डिफरेंट होगा सॉल्यूशन से, अदरवाइज फिनोमेना वही है। तो लायोफोबिक वो वाले कोलाइड्स हैं जिनमें डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रही, इतने अच्छे तरीके से वो उसको डिस्पर्स होने नहीं दे रही। तो फिर इन मटेरियल्स से हमें अगर कोलाइड बनाना हो तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कोई और प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने कहा कि लायोफिलिक को हम नेचुरल भी कह सकते हैं, तो लायोफोबिक को आप सस्पेंसॉइड्स भी कह सकते हैं। इनको आप सस्पेंसॉइड्स कहते हैं कि जो आपस में इंटरेक्शन अच्छी ना रखने वाले कॉम्बिनेशन हो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इनमें प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? सपोज कि अगर कोई मेटल से आपने कोलाइड बनाना है, तो मेटल तो पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर ऐसे डिजॉल्व नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, उसके लिए हमें वो सस्पेंशन टाइप बनेगी। अगर छोटे पार्टिकल्स हों मेटल के, हम किसी तरीके उनको डिजॉल्व करने की कोशिश करें तो पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, वो सस्पेंशन की रेंज में होंगे। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस तरह सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बना लेता है, बिल्कुल डिफ्यूज हो जाता है, तो उसको अगर हम कोलाइडल रेंज में लाना चाहें, यानी वो सॉल्यूशन बना ले कोलाइड ना बनाए, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें जो टोटली डिफ्यूज्ड डिजॉल्व्ड कंटेंट है उनको स्मॉलर पार्टिकल को यानी ट्रू सॉल्यूशन वाली रेंज से कंडेंस करके कोलाइडल रेंज में लाना होगा। जबकि दूसरी साइड पे जो सस्पेंशन वाली रेंज है जिसमें कोर्सर पार्टिकल हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, उनको ग्राइंड करके या उसको किसी मैकेनिज्म से गुजार के हमें वापस लाना पड़ेगा छोटी रेंज में। तो वो आगे हम प्रिपरेशन टेक्निक में पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें इन मटेरियल्स के कोलाइड्स बनाने के लिए प्रिपरेशन के स्पेशल मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे लायोफोबिक के लिए, जबकि लायोफिलिक खुद से बन जाएंगे। तीसरी जो कैटेगरी या तीसरी बेस जिसकी बेस पे हम कोलाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है। हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कोलाइड्स पे चार्ज होता है और वो या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल्स में हमारे पास मिथिलीन ब्लू या टाइटेनियम ऑक्साइड या आयरन हाइड्रो ऑक्साइड के कोलाइड्स मौजूद हैं। ये चंद एक एग्जांपल्स हैं। ये फिर हम जब प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसका तो आपको बताऊंगा भी सही कि ये आयरन हाइड्रो ऑक्साइड पे पॉजिटिव चार्ज आया कैसे, तो वो हम डिस्कस भी करेंगे। इसी तरह दूसरी कैटेगरी जो मैंने कही कि चार्ज की बेस पे नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास सोल्स या कोलाइड्स हैं, नेगेटिव चार्ज जिस तरह के कॉपर का सोल हो सकता है, गोल्ड का सोल हो सकता है, कॉन्गो रेड है, ये एक डाई है कॉन्गो रेड, और इसी तरह आर्सेनस सल्फाइड AS2S3। इस AS2S3 पे नेगेटिव चार्ज कैसे आता है ये भी हम प्रिपरेशन के मेथड्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको 3 बेसिस बताई जिसके बिहाफ पे हम कोलाइड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक मैंने बोला, सबसे पहला मैंने आपको कहा था कि हमारे पास अपीयरेंस की बेस पे सोल और जेल है, और दूसरा मैंने बोला कि इंटरेक्शन की बेस पे लायोफिलिक और लायोफोबिक है, और तीसरा अभी मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक चार्ज की बेस पे पॉजिटिव या नेगेटिव है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ वाली बेस के। फोर्थ वाली कौन सी ऐसी हमारे पास एंगल है, एस्पेक्ट है कि जिसकी बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकें या डिफरेंशिएट कर सकें या क्लासिफाई कर सकें कोलाइड्स को। वो फोर्थ वाली रीजन हमारे पास स्ट्रक्चर है।
स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास कोलाइड हो सकते हैं मॉलिक्यूलर शेप के या फिर हो सकते हैं माइसेलर टाइप के। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मॉलिक्यूलर और माइसेलर में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूल नाम से आपको पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर, इसका मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नाम में आ रहा है। असल में ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी ट्रू सॉल्यूशन और जो कोलाइड है उसमें डिफरेंस तो साइज का है। अगर हमारे पास कोई मटेरियल ऐसा हो कि उसका सब्सटेंस जो है जिसको हम डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस उसका बेसिक यूनिट नहीं बल्कि मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो, मैक्रो मॉलिक्यूल हो। जिस तरह आपको मालूम है कि जिस तरह प्रोटीन्स होती हैं, जिस तरह स्टार्च होता है, तो वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है। तो वो बड़ा मॉलिक्यूल जब हम किसी लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं तो चूंकि वो खुद ही उसका साइज इतना बड़ा है कि वो कोलाइड की रेंज में आ जाता है। तो ये जो मैंने अभी प्रोटीन या स्टार्च कहे थे वो तो नेचुरली बना लेते हैं, नेचुरल कोलाइड्स हैं। लेकिन जो एल्ब्यूमिन या सिलिकॉन्स या जो रबर्स है, यानी ये मैक्रो मॉलिक्यूल, ये क्या है कि इनका मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, तो इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूलर भी बाजुकात कह देते हैं या बाजुकात सिर्फ मॉलिक्यूलर का नाम दे देते हैं। दूसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो माइसेलर कोलाइड्स हैं। वो माइसेलर कोलाइड्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल का अपना साइज इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होके कोआगुलेट करके या एग्लोमीरेट करके, एग्लोमीरेशन की वजह से इकट्ठे होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये जो एग्लोमीरेशन या इकट्ठा होना, टुगेदरनेस है, इस प्रोसेस को माइसिलाइजेशन बोलते हैं। यानी वो एक जो फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के इकट्ठे होने की वजह से वो एक स्ट्रक्चर सा, एक पार्टिकल सा बन गया जो कि कोलाइडल रेंज में आ गया, उसका साइज बढ़ गया, आपस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल चिपकते गए, तो वो चिपकने से जो स्ट्रक्चर सा बना उसे हम माइसेलर, और इस प्रोसेस को माइसिलाइजेशन बोलते हैं। तो ऐसे कोलाइड हम डिस्टिंग्विश कर पाए स्ट्रक्चर की बेस पे, या तो मॉलिक्यूलर कहलाए या फिर माइसेलर कहलाए। इनकी एग्जांपल सामने मैंने लिखी हुई है, सल्फर गोल्ड, डिटर्जेंट्स और सोप्स वगैरह। शेप की बेस पे कि कोलाइड्स किस किस्म की शेप रखते हैं हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। या तो हमारे पास कोलाइड्स के पार्टिकल जो अंदर डिस्पर्स हुए हैं वो सफेरिकल या ग्लोब्यूलर होते हैं। तो ये सफेरिकल या ग्लोब्यूलर यानी ऐसे फुटबॉल की तरह गोल गोल, तो ये जो गोल गोल हमारे पास शेप रखने वाले कोलाइड्स हैं उन्हें हम सफेरो या ग्लोबुलर कहते हैं। जिस तरह ग्लोब है, दुनिया का नक्शा है, जिस तरह गोल, इस तरह का। लेकिन कुछ हैं जो धागा नुमा, फाइब्रस या लीनियर होते हैं, वो गोल नहीं होते। तो उनको फिर हम शेप की बेस पे, यानी दो कैटेगरीज में हमने इसको डिस्टिंग्विश कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। सफेरो या ग्लोबुलर, इनका एक ही नाम है, और लीनियर या फाइब्रस, जिस तरह धागा या सीधे सीधे लाइन की फॉर्म में। तो ये जो नेटिव अल्ब्यूमिन है जो अंडे के अंदर भी होती है, तो ये अल्ब्यूमिन जो पहले शुरू में होती है वो उसके मॉलिक्यूल्स या उसकी जो शेप है वो सफेरिकल है। लेकिन बाद में अगर वो डी नेचर हो जाए, उसकी अपनी असल केमिकल कंपोजिशन बरकरार ना रहे, केमिकल स्ट्रक्चर बरकरार ना रहे, तो वो फिर फाइब्रस या लीनियर बन जाती है, डी नेचर्ड अल्ब्यूमिन। शेप के लिहाज से मैंने दो कैटेगरीज आपको बता दी। नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्टिंग्विश करने के लिए बेस है वो है केमिकल कंपोजिशन, के केमिकली कोई कोलाइड किन किन टाइप्स के हो सकते हैं। वो टाइप्स हमारे पास इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक है। ये इनऑर्गेनिक में मैंने बोला इनऑर्गेनिक में देखें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं कुछ चीजें। ये पहला जो दो अंडरलाइन किए हुए हैं, सिल्वर और गोल्ड, ये दो मेटल्स हैं। तो इसका मतलब है मेटालिक और इनऑर्गेनिक। मेटालिक यानी कुछ मेटल्स के कोलाइड इनऑर्गेनिक नेचर के हो सकते हैं, और कुछ नॉन मेटल्स के भी हो सकते हैं इनऑर्गेनिक, जिस तरह ग्रेफाइट और सल्फर है। नेक्स्ट वाला मैंने अंडरलाइन की। कुछ ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, ये जिस तरह टाइटेनियम ऑक्साइड मैंने बोल दिया। कुछ हाइड्रोक्साइड्स भी हो सकते हैं, जिस तरह आयरन हाइड्रोक्साइड बोल दिया। और कुछ साल्ट्स भी हो सकते हैं,
जिस तरह के सिल्वर ब्रोमाइड या आर्सेनस सल्फाइड हो गए। तो मैंने आपको बड़ी वाइड वैरायटी बता दी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, साल्ट्स इनऑर्गेनिक नेचर के जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक में हमारे पास जिस तरह हाइड्रोक्सी या होमोपोलर या हेट्रोपोलर, अच्छा अगर अगर लिंक हमारा खत्म हो जाए, जूम की मीटिंग का टाइम उड़ जाए, मेरा ख्याल है, वैसे उम्मीद है अभी 10 मिनट में हमारा लेक्चर शायद कंप्लीट हो जाए। अगर बिलफर्ज बीच में राब्ता ना रहे तो फिर आप दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, 6 नंबर पे मैंने कहा कि केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से जो दूसरी टाइप के कोलाइड हो सकते हैं इनऑर्गेनिक के बाद, वो ऑर्गेनिक नेचर के हैं। उसमें हाइड्रोक्सी क्लास एक है, जिसको जैसे कि स्टार्च है, या होमोपोलर जिस तरह के रबर को आप बेंजीन में डिस्पर्स करें, और इसी तरह हेट्रोपोलर जिस तरह के सोप या प्रोटीन को वाटर में करें। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की मैंने एग्जांपल्स आपको बता दी। नेक्स्ट हमारे पास जो बेस है, जिसको देखते हुए, जिसकी रीजन पे हम कोलाइड्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, वो नेचर ऑफ फेजेस है। ये नेचर ऑफ फेजेस का मतलब ये है कि डिस्पर्स्ड फेज कौन सी है और डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है। फेज फेज बोले तो गैस, लिक्विड या सॉलिड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रीडेबल बना लूं, ये थोड़ा सा इसकी सेटिंग गड़बड़ हुई पड़ी। हाँ जी, तो अब जी नंबर 1 पे ये जरा देखिएगा कि यहाँ पे नंबर 1, 2 और 3 तीनों डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड्स हैं। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड्स हैं और डिस्पर्शन मीडियम डिफरेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दूसरे नंबर पे मैंने लिक्विड की तीनों क्लासेस को बतौर डिस्पर्स्ड फेज, यानी तीनों में डिस्पर्शन मीडियम जबकि सॉलिड, लिक्विड और गैस था, मैंने डिस्पर्स करवाया लिक्विड को 4th, 5th और 6th नंबर पे। 7th और 8th पे गैस को सॉलिड और गैस को लिक्विड में डिस्पर्स होने का मौका दिया। लेकिन 9th जो क्लास है, जो 9th टाइप है गैस इनटू गैस, वो मिसिंग है। उसकी रीजन ये कि जब गैस को गैस में डिफ्यूज करते हैं तो वो बड़ी खुशी से डिफ्यूज हो जाती है और एक होमोजीनियस किस्म का मिक्सचर बना लेती है। तो इसका मतलब है कि गैस का गैस में कभी भी कोलाइड बन नहीं सकता, हेट्रोजीनियस नेचर का कोलाइड बन नहीं सकता। तो इसलिए 9th टाइप गैस इनटू गैस मिसिंग है। अब चलते हैं 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इनको। पहली मैंने कहा कि अगर सॉलिड इनटू सॉलिड हो तो फिर, अच्छा ये जरा देखिएगा कि जब हमारे पास यहाँ पे तीनों 1, 2 और 3 डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और वो डिस्पर्शन मीडियम चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तो इनका कॉमन नेम सोल होगा। इस सॉलिड के ये पहले 3 लफ्जों से हमने इसको नाम दिया हुआ है सोल। ठीक है, जब सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज हो तो हम उनको सोल बोलेंगे। और वो सोल कौन कौन से सोल हैं? अगर सॉलिड डिस्पर्स हुए हैं सॉलिड ही मीडियम में तो फिर हम उसे सॉलिड सोल बोलेंगे। और अगर सॉलिड तीसरे नंबर वाला, अब मैं पहले के बाद तीसरे पे स्किप कर रहा हूं, दूसरे को स्किप करके तीसरे पे जा रहा हूं। मैंने कहा अगर सॉलिड गैस के अंदर डिस्पर्स हुआ हो तो फिर इसे हम एरोसोल कहेंगे। ये गैस की वजह से एरो का लफ्ज, एरो, ये गैस की वजह से एयर या एरो। तो इसका मतलब है कि ये सॉलिड सोल और एरोसोल हो गए। जबकि जो सॉलिड लिक्विड के अंदर डिस्पर्स है उसे सिंपल हम सोल बोलेंगे। तो हमारे पास वो थोड़ा उन्हें आवाज ऐसे जाती है, माजरे डॉक्टर साहब थोड़ी देर है। अच्छा, अब बैठते हैं, अगर थोड़ी देर है लेक्चर। वो सर इसका ना लैपटॉप दूसरा है, थोड़ा माइक काम नहीं करता, थोड़ा जोर लगा। अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा था। अच्छा भाई, आप लोगों को आवाज आ रही है ना? यस सर। भाई और समझ भी आ रही है? यस सर। भाई सबको समझ भी आ रही है ना? यस सर। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ जी, बात हो रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे
हाँ जी, पहले नंबर पे मैंने कहा कि सॉलिड इनटू सॉलिड, अगर डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो फिर हमारे पास बनने वाला सोल सॉलिड सोल होगा। इसकी एग्जांपल में जेम्स, ये जो कीमती पत्थर होते हैं, नायाब गोरे नायाब नहीं कहते, ये जो अकीक, जमुर्द, याकूत, मरजान, जिनका कुरान में भी जिक्र है और आम दुनिया में भी तोहफे ताइफ, और आपको मालूम ही है ये सारा सीन है। तो वो जो जेम्स और अलॉयज है, अलॉयज आपको मालूम है कि जिस तरह स्टील कह लें, और इसी तरह बाकी और भी काफी सारे अलॉयज आपने पहले पढ़े, और इसी तरह कलर्ड ग्लासेस, ये एग्जांपल्स हैं सॉलिड इनटू सॉलिड सोल्स की। और दूसरा नंबर जो सॉलिड जब डिस्पर्स हुआ वो लिक्विड में, सेकंड रो में मैं बात कर रहा हूं टेबल के, जो सेकंड नंबर पे सीरियल नंबर 2 पे है, सॉलिड डिस्पर्स्ड इनटू लिक्विड, तो जिन्हें हम सिंपल सोल कह रहे हैं, इनकी एग्जांपल हमारे पास पेंट या इंक है या फिर मड है। तो तीसरे नंबर पे जो सॉलिड इनटू गैस है, एरोसोल, ये जिस तरह हमारे पास स्मोक या डस्ट मौजूद है, इसे हम कहते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स, जो अमूमन कार्बन या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो एयर में यानी गैस में डिस्पर्स हुए हुए हैं, तो वो हमारे पास एरोसोल है, जिस स्मोक या डस्ट जो है। चौथे नंबर पे हमारे पास, चौथे, पांचवें और छठे, इन तीनों को जरा देखिएगा। चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे और छठे नंबर पे लिक्विड्स को मैंने डिफरेंट फेजेस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिस्पर्स करवाया है। तो लिक्विड जब सॉलिड के अंदर, यानी लिक्विड सॉलिड के अंदर डिस्पर्स हुआ हो, इस बात को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, इमेजिन करें कि लिक्विड किसी सॉलिड के अंदर डिस्पर्स हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेन फ्रेमवर्क, नेटवर्क जो है वो सॉलिड है, यानी इसमें मुमकिन है कि जो ज्यादा कंसंट्रेशन है वो सॉलिड सॉलिड मटेरियल वाली, यानी उसकी शेप भी वैसी हो। तो सॉलिड नेटवर्किंग जब होगी तो उसकी शेप अपीयरेंस में जेल होगी, जिस तरह जेलीज, पुडिंग्स, कस्टर्ड्स वगैरह है। तो ये जो लिक्विड अंदर अंदर इंट्रैप हुआ है सॉलिड मटेरियल के, इसकी एग्जांपल जिस तरह दही है, जिस तरह बाकी पुडिंग्स और चीज और जेलीज वगैरह है, ये हो गई। जबकि लिक्विड जब लिक्विड के अंदर डिस्पर्स करवाएं, अच्छा जरूरी नहीं है कि सारे लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स अप ही हो जाए। आपको पता है कि मिसिबिलिटी या डिफ्यूज होना जरूरी नहीं है कि सारे लिक्विड एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाए, मिक्स हो जाए। आपको मालूम है कि ऑयल और वाटर आपस में हैं तो लिक्विड्स, लेकिन मिक्स अप नहीं होते। तो ये हम लिक्विड इनटू लिक्विड जब वो इजीली डिफ्यूज नहीं होते तो कोलाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। और जिस तरह मैंने अभी बात की कि ऑयल इनटू वाटर या वाटर इनटू ऑयल, तो आपको मालूम है वो तो बिल्कुल क्लियरली एक डिफरेंट सेपरेट हो जाते हैं लेयर बना के। तो उस यानी अगर किसी आप पानी के गिलास में चंद ड्रॉप्स किसी ऑयल के डालें तो वो क्या करते हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे, थोड़ी देर अगर रहेंगे ना तो वो मे बी के तेल सारा एक अलहदा से लेयर बन जाए। तो बाज़ औक़ात हमें डिस्पर्स करने के लिए कोई कोटिंग या कोई प्रोटेक्टिव मटेरियल भी चाहिए होता है, आगे जाके हम वो भी पढ़ेंगे, उसको हम फिर देखेंगे। तो और बाज़ औक़ात वो डिस्पर्स करने के लिए नहीं चाहिए होता है। अब मैं कह रहा हूं कि जब कोई दो लिक्विड्स आपस में, एक लिक्विड दूसरे में डिस्पर्स हुआ हो, सॉल्यूशन की तरह मिक्स अप ना हुआ हो बल्कि डिस्पर्स हुआ हो, तो वो डिस्पर्शन इमल्शन कहलाएगी। जिस तरह के मिल्क है, जिस तरह जो क्रीम्स, बटर और ऑयल इन वाटर, मैंने बोला कि ऑयल है। अच्छा, सिक्स्थ नंबर पे लिक्विड इनटू गैस, कि कोई लिक्विड किसी गैस में इंट्रैप हो गया हो। जिस तरह के आपको अंदाजा है कि एयर के अंदर भी वाटर ड्रॉप्स आ जाते हैं, तो वो जो वाटर ड्रॉप्स एयर के अंदर कहीं डिस्पर्स हुए हों
तो वो ओवरऑल उसको क्लाउड नहीं बोलते। तो क्लाउड भी एक एग्जांपल है कि जब लिक्विड डिस्पर्स हुआ हो गैस के अंदर, और इनका कॉमन नेम जो है लिक्विड एरोसोल होगा, चूंकि गैस का जिक्र है तो फिर हम इसे एरोसोल या लिक्विड एरोसोल बोलेंगे। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि